अच्छा, ये जस्ट टू फॉर द कंप्लीशन से स्कोपस के ऊपर जो जर्नल्स के डिफरेंट रजिस्ट्रेशंस या इंडेक्सेशंस हैं, उस पर्सपेक्टिव से यहाँ पर जो है वो कुछ लिस्ट दी हुई है, जिसमें कुछ वैल्यूज भी दी हुई हैं, कुछ कंप्यूटर कुछ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स मेंशन्ड है। तो अब जिस तरह से ये यहाँ पे लेफ्ट साइड पे डिफरेंट फिल्टर्स लग सकते हैं, और अकॉर्डिंगली उस लिहाज से जो जर्नल्स हैं वो राइट साइड पे डिस्प्ले होंगे। तो दिस इज इनफैक्ट दी 46,704 रिजल्ट्स फॉर वेरियस जर्नल्स, उनके कुछ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स कैलकुलेट करके यहाँ प्लेस किए हुए। लाइक पहला जर्नल है कैंसर जर्नल फॉर क्लिनिशियंस, इसका साइट स्कोर मेंशन्ड है, इसका परसेंटाइल मेंशन्ड है, जिसका ताल्लुक क्वार्टाइल से है। ठीक है, परसेंटाइल और क्वार्टाइल 100 हिस्सों में तोड़ दे तो क्वार्टाइल परसेंटाइल बन जाते हैं, 4 हिस्सों में तोड़ दे तो क्वार्टाइल बन जाते हैं। तो क्वार्टाइल में 99% का मतलब ये है कि ये हाईएस्ट क्वार्टाइल में होगा सबसे राइट साइड वाले के अंदर। साइटेशंस इसकी मेंशन है 2020 से लेके 23 तक कितनी साइटेशंस जर्नल को मिली हैं, डॉक्यूमेंट्स कितने पब्लिश हुए हैं, परसेंटेज साइटेड मेंशन्ड है, और पब्लिशर कौन है इसका, SJR, इसकी साइटेड परसेंटेज, SNIP एक अगेन ये एक SNIP एक वैल्यू है, इसको भी अगर हम खोलें तो ये इसको शो करेगा कि क्या चीज़ SNIP SJR स्कोपस जनरल रैंक है। और ये इम्पैक्ट पर आर्टिकल है, SNIP इज नॉर्मलाइज्ड इम्पैक्ट पर आर्टिकल, इसकी वैल्यू भी या इसकी डेफिनेशन भी देखी जा सकती है, बट वो यहाँ मेंशन्ड है, पब्लिशर का नाम लिखा हुआ है। तो ये सारे एक जर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ गिवन है। लेफ्ट साइड पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आप कुछ और सिलेक्शंस कर सकते हैं। लाइक उसमें आप देखें, आपने सिर्फ फर्स्ट ऊपर से अगर आए तो डिस्प्ले ओनली ओपन एक्सेस जर्नल्स, तो ये सिर्फ ओपन एक्सेस को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है। और इस तरीके से काउंट्स फॉर 4 ईयर टाइम फ्रेम, मिनिमम साइटेशन का कोई नंबर देना चाह रहे हैं, टॉप 10% जर्नल्स को सिर्फ शो करना चाह रहे हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, फोर्थ क्वार्टाइल को सिर्फ जर्नल्स चाह रहे हैं, या आप कोई कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स भी इनकी इंडेक्स्ड होती हैं उनको मेंशन करना चाह रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग को क्लिक कर दूँ और उसको कहूँ कि जी अप्लाई करें इस फिल्टर को आप, तो 607 ऐसी कॉन्फ्रेंसेज हैं जो कि इनके पास इंडेक्स्ड है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स इंडेक्स्ड है। तो 607 कॉन्फ्रेंसेस दुनिया में जो हो रही हैं वो इंडेक्स्ड हैं, और उनकी इंडेक्सेशन के भी पैरामीटर्स कैलकुलेट हुए हुए हैं। तो बेस्ड ऑन अगर यहाँ पे वो इंडेक्स्ड हैं तो इनकी क्वालिटी के ऊपर आप एक कमेंट कर सकते हैं सीक्वेंस वाइज के किस तरह की कॉन्फ्रेंस ये होगी। तो somebody or one can search the conference individual conference over here for their indexation as well. सो बहरहाल ये कि ये एक अच्छा एक सर्च इंजन टाइप है जिसमें आप यू कैन ऐड डिलीट एनीथिंग, और अकॉर्डिंगली अपनी सिलेक्शन के तहत आप उसको फिगर आउट कर सकते हैं। ये स्कोपस को हमने यहाँ पे अब कंप्लीट कर लिया है। वी कैन गो ऑन टू द वेब ऑफ साइंस नाउ। वेब ऑफ साइंस, वेब ऑफ साइंस जैसे ही शो होगा, ये क्लैरिवेट के नाम से ये प्लेटफॉर्म चलता है, और अगेन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मास्टर जनरल लिस्ट, या जिसको हम बाद में इसमें से SJR सॉरी JCR जनरल साइटेशन रिपोर्ट निकालते हैं। तो वेब ऑफ साइंस का जो फ्रंट पेज है वो एक कुछ इस तरह से है। ठीक है जी, तो नाउ दिस इज द वेब ऑफ साइंस। यू कैन क्रिएट योर अकाउंट, यू कैन लॉग इन विद योर अकाउंट। जब लॉग इन कर लेंगे तो कुछ लिमिटेड एक्सेस आपको ये दे देगा प्लेटफॉर्म को सर्च करने के लिए, बट इट्स अगेन अ पेड सोर्स।
So now this is the front end of master journal list. Clarivate Analytics जो है ये अगेन एक मास्टर जर्नल लिस्ट मेंटेन करता है. मास्टर जर्नल लिस्ट से मुराद ये है कि ऑल दोज जर्नल्स विच आर indexed with the Web of Science but may not be given the impact factor. सो MJL जो है ये ऐसी लिस्ट है जिसमें सारे जर्नल्स होंगे जो कि इन्होंने जिन्होंने जिन्हें जो कि इस काबिल थे कि इनके पास इंडेक्स्ड हो गए. उनमें से सबको इम्पैक्ट फैक्टर नहीं मिला है, बट ये कि जर्नल्स कैन बी सर्च्ड. अगेन इसमें भी लेफ्ट साइड पे फिल्टर्स अवेलेबल हैं कि आपने ओपन एक्सेस देखना है, कैटेगरी वाइज, रीजन वाइज, लैंग्वेज वाइज, JCR में जर्नल है नहीं है. इस पर्सपेक्टिव से हैज 2023 जनरल इम्पैक्ट फैक्टर, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये लिस्ट को अपडेट कर देगा. अब ये वो जर्नल्स हैं जो कि इम्पैक्ट फैक्टर वाले हैं. अगर मैं इसको ऑफ करूंगा तो ये सिर्फ इंडेक्स जर्नल्स हैं अब. और अगेन इनकी अपनी डिटेल्स अगर देखनी है, हम किसी एक जर्नल को सर्च करते हैं, लाइक कंप्यूटर नेटवर्क्स नाम से भी हमने क्लास के स्टार्ट पे एक जर्नल को फिगर आउट किया था. इफ आई गो एंड ओपन दिस तो ये बताएगा कि जी इसका पब्लिशर कौन है. मैं जस्ट साइज में बड़ा कर लेता हूँ. और ये वेब ऑफ साइंस की किस कलेक्शन के अंदर है. इनकी कोर कलेक्शन जो है वो साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड है, और कुछ एडिशनल इंडेक्सेस इनके हैं जिसमें से इन्होंने करंट कंटेंट इंजीनियरिंग, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी और अकॉर्डिंगली एसेंशियल साइंस इंडिकेटर्स की बात की हुई है. प्राइमरली स्पीकिंग जो वेब ऑफ साइंस है इसमें तीन मेजर इंडेक्स्ड हैं. एक इनकी साइंस एंड इंजीनियरिंग की इंडेक्सेशन है, एक इनकी लाइफ साइंसेस की इंडेक्सेशन है, और तीसरी इनकी मैनेजमेंट साइंस की इंडेक्सेशन है, या सोशल साइंसेस की जैसे नाम देते हैं हम. तो अकॉर्डिंगली उस लिहाज से सारे जर्नल्स किसी एक इंडेक्स के अंदर इंडेक्स्ड होते हैं. और उनकी डिटेल्स यहाँ पे अगर देखना चाहें प्रोफाइल पेज पे जाके तो फर्दर डिटेल्स भी जिस तरह स्कोपस पे थी उस तरह से यहाँ पे भी मिल जाएंगी. लाइक अभी ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि किस साल में ये पब्लिश हुआ. सेमी मंथली पब्लिश होता है. कंट्री ऑफ रीजन या कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है. इसके इश्यूज पर ईयर 18 आते हैं, तो एक वॉल्यूम में 18 इश्यूज होंगे. और नीचे चलते जाएंगे तो और इन्फॉर्मेशन भी यहाँ मेंशन्ड है कि कोर कलेक्शन इसकी जो है वो इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली है. और वन कैन फाइंड दी रेट्स हियर. इम्पैक्ट फैक्टर 23 में इसको दिया गया है, 22 में भी था. और कुछ और पैरामीटर्स हैं जो ये कैलकुलेट करते हैं. JCR जो है वो फ्री अवेलेबल नहीं होती है, बट ये कि एक्सप्लोर करने पे सर्च की जा सकती है. जर्नल अपने वेब पेज पे अपना इम्पैक्ट फैक्टर मेंशन करता है. सो इन दिस वे वेब ऑफ साइंस कैन बी आल्सो बी एक्सप्लोर्ड. वेब ऑफ साइंस पे जो मास्टर जर्नल लिस्ट है, दिस इंक्लूड्स मोर जर्नल्स. JCR इंक्लूड्स लेसर जर्नल्स. हो सकता है 50,000 जर्नल्स जो है वो जर्नल मास्टर जर्नल लिस्ट के अंदर हो, उनमें से इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो 30,000 को मिले. ठीक है. तो मास्टर जर्नल लिस्ट इज अ लार्जर लिस्ट. सर इसमें जो इंडेक्स हैं और जो इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है तो वो भी मतलब रिलायबल. जी जी, रिलेबल है वो. क्योंकि देखें, जब आपने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एजेंसी के पास जाके कहा कि जी मुझे आप अपने पास रजिस्टर कर लें, तो वो आपसे कुछ क्राइटेरिया चेक करेगा, मिनिमल क्राइटेरिया इंश्योर करेगा कि आप इस काबिल भी हैं कि नहीं है कि आपको रजिस्टर किया जाए. हाँ, आप जब एक दफ़ा रजिस्टर हो जाएंगे 3 साल तक आप रजिस्टर रहेंगे. 3 साल के बाद पॉलिसी उसकी कैलकुलेशन ऐसे है कि 3 इयर्स के बाद पहला इम्पैक्ट फैक्टर आपको मिलेगा बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस टुवर्ड्स दी साइटेशन, जो हमने एक्सप्रेशन भी देखी है. सो उस लिहाज से चीज़ें चेंज होंगी. ठीक है. सो वेब ऑफ साइंस के पर्सपेक्टिव से यू हैव सीन थिंग्स. अब इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसे जनरल साइटेशन रिपोर्ट का जिक्र किया हुआ है. जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मुझसे मेंबरशिप मांगेगा, अदरवाइज मुझे एक्सेस नहीं देगा. इट विल नॉट गिव मी एक्सेस. और वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू हो गया, बट कह रहा है कि आप मास्टर जर्नलिस्ट पे चले जाएं. और अगर इसको आपने एक्सप्लोर करना है, इधर कोई ना कोई क्लिक होगा. जब इसको आप क्लिक करेंगे तो इट विल आस्क यू दी क्या
क्या आपकी क्रेडेंशियल्स क्या हैं और आपको एक्सेस की इस वक्त अथॉरिटी है नहीं है, वो बात की। और दिस इज द वेब ऑफ साइंस। वेब ऑफ साइंस हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एक इंडेक्सेशन एजेंसी है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये आपको एक्सेस देती है टू इम्पैक्ट फैक्टर, मेंटेन करता है क्लैरिवेट एनालिटिक्स। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है आप इसको एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। सो वेब ऑफ साइंस इज डन विद कमिंग ऑन टू द HJRS। अच्छा जी। सो HJRS जो है, दिस इज लोकल एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, HEC ने बनाया है। चलिए, ओके, सो लेट मी। वेब ऑफ साइंस और स्कोपस जो है वो इंटरनेशनल फोरम्स है। तो एक लोकल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जिसके तहत जो है वो कुछ और चीज़ों को भी देखा जाए अदर देन दी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। सो इस पर्सपेक्टिव से HEC ने 2020 में प्लेटफॉर्म एक बनाया जिसको वो HEC जनरल रैंकिंग, HEC जनरल रिकग्निशन सिस्टम का नाम देते हैं। और दे अगेन जज द रिसर्च जर्नल्स ऑफ लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल affiliations। और अब तक ये जो कवर कर रहे हैं, ये 7 मेजर फील्ड्स को कवर कर रहे हैं, 27 सब फील्ड्स को कवर कर रहे हैं, और अराउंड 28,000 जर्नल्स जो है वो उनको इन्होंने अपने इंडेक्स के अंदर, अपनी अपने डेटाबेस के अंदर डाला हुआ है। इफ आई जस्ट रिमाइंड यू, स्कोपस के पास अराउंड 46,000 जर्नल्स है। वेब ऑफ साइंस के पास तकरीबन 26,000 जर्नल्स हैं, और तकरीबन 28,000 जर्नल्स ये हैं जिसमें लोकल कुछ जर्नल्स इन्होंने अपने लिहाज से कैटेगराइज किए हुए हैं। जो भी मैं बात करूंगा XY कैटेगरीज के लिहाज से होते हैं, वो यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड किए हुए हैं, जो कि एडिशनल टू वेब ऑफ साइंस है। और a journal is eligible to be considered for categorization HRS if it meets any of these conditions. It is indexed by Web of Science, it is indexed by Scopus, or it's a local journal and meets the minimum HEC requirement for Y category of local journals. सही। सो इन बेसिस के ऊपर ये अपने डेटाबेस में पॉपुलेट करते हैं। और अगेन इनके टोटल जो इंडिसीज हैं, अराउंड 6 परफॉर्मेंस मीट्रिक्स ये कैलकुलेट करते हैं, जिनमें से कुछ ये इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस, और कुछ खुद कैलकुलेट करते हैं, इनकी अपनी कमेटीज बैठती हैं। तो यहाँ पे आइगन फैक्टर की एक वैल्यू है, आर्टिकल इन्फ्लुएंस है, SJR है, H इंडेक्स है, साइट्स पर डॉक्यूमेंट्स हैं, और SNIP जो हम वहाँ देख रहे थे वो वैल्यू यहाँ पे, सोर्स नॉर्मलाइज्ड इम्पैक्ट पर पेपर। इन सब की अपनी अपनी डेफिनेशंस है। लाइक आइगन फैक्टर जो है, ये इसकी सोर्स वेब ऑफ साइंस है। और इसकी डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन अ जर्नल ओवर द पास्ट 5 years हैव बीन cited with citations from more prestigious journals weighted more than the citation from less prestigious journals. So eigen factor is the weighted impact factor, आप कह सकते हैं कि अगर एक क्वार्टाइल 1 के जर्नल ने साइट किया हुआ है बनस्पत एक क्वार्टाइल 4 के जर्नल ने साइट किया हुआ है, तो उस लिहाज से आइगन फैक्टर ऑफ एनी जर्नल विल चेंज। डेफिनेशंस में हमने फंसना नहीं, पता होना चाहिए बस। वी शुड नो कि यार देयर इज समथिंग एंड वी कैन एक्सप्लोर इट फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन। सो सेंट्रल आइडिया क्या है? आइगन फैक्टर एक बेंचमार्क है जो कि कैलकुलेट किया जा सकता है बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स। इसको कैलकुलेट कौन करता है? वेब ऑफ साइंस करता है।
तो ये कहाँ आता होगा, कहाँ पे विजिबल होगा? अगर वेब ऑफ साइंस इसकी सोर्स है तो ये मुझे कहाँ से मिलेगा? मास्टर जर्नल लिस्ट तो ब्रॉड लिस्ट है ना, उसमें तो बहुत सारे ऐसे जर्नल्स हैं जिनका ईएफटी कैलकुलेट ही शायद ना होता हो। तो नेक्स्ट स्टेज क्या है? अगर मास्टर जर्नल लिस्ट नहीं है तो ज्यादा इनकी जो सॉलिसिटेड लिस्ट है वो जेसीआर है, जर्नल साइटेशन रिपोर्ट। तो दिस पर्टिकुलर फैक्टर इज इन दी जर्नल साइटेशन रिपोर्ट, जेसीआर में होगा ये। फिर आर्टिकल इन्फ्लुएंस, अगेन इसकी सोर्स वेब ऑफ साइंस है। दिस इज इक्वलेंट टू अ 5 year impact factor but normalized so that a value of 1 shows journal has coverage influence above 1 indicates above average influence। तो कुछ इन्होंने नंबरिंग की हुई है, कुछ ब्रैकेट्स बनाई हुई है उस लिहाज से। आर्टिकल इन्फ्लुएंस को एक ब्रैकेट बनाई हुई है 0 से 1 की, एक बनाई 1 से 2 की, एक 2 से 3 की, तो उनको उस तरह से उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। और अगेन दिस इज अवेलेबल इन दी जेसीआर, और ये उन सारे 24,000 जर्नल्स का जेसीआर कैलकुलेट करता है और उसको उसके अंदर मेंशन करता है। फिर ये कंसिडर करते हैं एसजेआर। एसजेआर अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि स्कोपस में कैलकुलेट होता है, right? And its definition is something like weighted citations in a year X to papers published in the previous 3 years. So it's similar to impact factor, but there is no specific formula given by the Scopus, but they compute it and give it to you. H index जो है वो वेब ऑफ साइंस, गूगल स्कॉलर, स्कोपस सारे कैलकुलेट करते हैं। और एच इंडेक्स जो होता है वो ये होता है कि एक नंबर ऑफ पेपर्स कितनी दफा साइट हुए हैं। लाइक अगर एच इंडेक्स किसी जर्नल का 12 है तो इसका मतलब ये है कि मिनिमम 12 पेपर्स उनके कम से कम 12 दफा साइट हुए हैं। अगर एच इंडेक्स 120 है तो उनके 120 आर्टिकल्स कम से कम 120 दफा साइट हुए हैं। ठीक है। एच इंडेक्स जर्नल्स का भी होता है, एच इंडेक्स इंसानों का भी होता है। गूगल स्कॉलर पे अगर आप जाएं तो जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो आपके टीचर्स होते हैं, उनका भी एच इंडेक्स गिवन होगा। इट मींस अगर एच इंडेक्स जो उनका है वो ये शो कर रहा है कि उनके इतने आर्टिकल उतनी दफा साइट हुए हैं जो उस एच इंडेक्स की वैल्यू है। यानी कुछ आर्टिकल ज्यादा साइट हुए होंगे, 100, 200, 300, 400 दफा भी हुए होंगे, लेकिन चूंकि बाकी आर्टिकल्स इतनी दफा साइट नहीं हुए, जैसे जैसे उनकी साइटेशन बढ़ती जाएंगी तो एच इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। CD2 इज साइट्स पर डॉक्यूमेंट, स्कोपस इसका सोर्स है। using the same concept of general impact factor but using Scopus citation site। ठीक है जी। SNIP अगेन स्कोपस इसका सोर्स है। इट्स द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ सोर्स साइटेशन काउंट पर पेपर एंड द citation potential of its subject field। there must be some formula for that, but this again is computed। so ये 6 परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स HEC का HJRS पिक करता है फ्रॉम स्कोपस और वेब ऑफ साइंस, और उनको यूज करके जनरल प्रेस्टीज इंडेक्स कैलकुलेट करता है, JPI। ये डिटेल्स हैं इनकी आइगन फैक्टर्स की, और अगेन इसको आप एंड पे देख लीजिएगा, मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया है। जो सिंपल इम्पैक्ट फैक्टर है, इट इज समथिंग लाइक दिस कि आपने आपके टोटल साइट्स एक साल में कुछ वैल्यूज हैं और वो साइट्स हैं पिछले 2 साल के, तो इम्पैक्ट फैक्टर जो होता है वो नंबर ऑफ साइटेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज योर इम्पैक्ट फैक्टर। यहाँ से जो शो हो रहा है B/C is your sites to articles published in 1990-91, और C is the number of articles published in 1991। इसको अगर हम आज के साल के लिहाज से मैं इसको अमेंड करूँ तो लेट मी अमेंड दैट। इसको हम आज के साल में कर लेते हैं 2023, और 2023 articles published in 2021, और C is the articles published in
21, 22। तो ये 2023 का इम्पैक्ट फैक्टर आ जाएगा। ठीक है जी, सो दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर। बाकी भी बेंचमार्क्स हमने जो है वो देख लिए हैं। SNIP, CD2, SJR, AIF, आइगन फैक्टर, EFT, इनकी अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं, अपने अपने फॉर्मूलाज हैं। कुछ स्कोपस कैलकुलेट करता है, कुछ वेब ऑफ साइंस कैलकुलेट करता है, HJRS उनको यूज करता है। अभी हम HJRS को खोल लेते हैं। JRS को खोल लेते हैं और ट्राई टू शेयर इट। सो ओके जी, SJRS पे अब आपने कोई जर्नल सर्च करना है। आप सब लोगों ने अपने अपने आर्टिकल्स कुछ ना कुछ पढ़े हैं, शॉर्टलिस्ट किए हैं। उनमें से जर्नल्स के नाम भी आपने फिगर आउट किए होंगे। गिव मी अ नेम ऑफ अ जर्नल जो आपने पढ़ा है। एनी नेम। जी वकास रजा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी वकास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपने कोई रिसर्च पेपर्स पढ़े होंगे ना? कोई जर्नल का नाम बताए ना, जो आपने जैसे से आर्टिकल पढ़ा हो कोई। सर जनरली तो आपने टाइटल अप्रूव करा लिया? बस सर वो एक्चुअली आज मैं पहले ही आज आपकी सर पहली क्लास में ले रहा हूँ, बाकी ऑनलाइन वो लेता रहा हूँ यूट्यूब से। आज पहली दफ़ा सर मैं ड्यूरिंग पोस्टिंग था, तो आज स्टेशन पहुंचा हूँ, तो आज पहली दफ़ा जो है ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। तो आज मैं भिजवा दूंगा CR को सर। चलें, आप पिछले लेक्चर सारे देख लीजिए ना, उनमें से फिगर आउट करें कि क्या चीज़ है जो कि करने वाली है, फिर उसको करें और फिर मे बी अगली क्लास में आ दीजिएगा। ये अभी रेगुलर होगा सर। बिल्कुल और सर। ठीक है, आज का लेक्चर देखें फिर आप। श्योर सर। knowledge based system. नॉलेज या बेस्ड? Based. बेस्ड। इसके चलना वो icons है, knowledge. नॉलेज है कि इसमें ऐसी कोई चीज़ अगर चले। नॉलेज। नॉलेज आइकन क्या है, डैश है? Yes. अच्छा, नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स, ठीक है जी, आ गया। तो इसको हमने सर्च किया, तो अब ये मुझे बताएगा कि इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन HCRS में नजर आ रही है। ऊपर देखें क्या क्या लिखा हुआ है, जर्नल का नाम लिखा हुआ है। फिर कह रहा है ISSN नंबर इसका एक दिया हुआ होगा जो इसका इंडेक्सेशन नंबर है कोई। कंट्री ऑफ ओरिजिन या कंट्री ऑफ पब्लिकेशन नेदरलैंड है। स्कोपस में ये यस है, यानी ये स्कोपस में इंडेक्स्ड है। वेब ऑफ साइंस में यस है, यानी ये वेब ऑफ साइंस में भी इंडेक्स्ड है, वहां जाके भी देखा जा सकता है। फिर नीचे ये इसके 3 सब एरियाज दिए हुए हैं, कंप्यूटर साइंस, डिसीजन साइंसेज, बिजनेस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। हर एक के अंदर अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट की गई होंगी। EFT क्या चीज थी? आइगन फैक्टर था। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में पता है, उसकी एक वैल्यू दी हुई है इसने। फिर इसने आर्टिकल इन्फ्लुएंस फैक्टर दिया हुआ है, AIF। अगेन इसका मैथमेटिकल इक्वेशन अवेलेबल है, इट हैज बीन कैलकुलेटेड। SJR स्कोपस पे दिया हुआ है, जो कि इसका 2.065 है। फिर CD2 H इंडेक्स दिया हुआ है। H इंडेक्स वॉज के इसमें कम से कम 151 ऐसे आर्टिकल हैं जिनकी मिनिमम साइटेशन 151 है। इसलिए H इंडेक्स जो है 152 हो जाएगी। H इंडेक्स जैसे ही 152वां आर्टिकल जो है वो 152 साइटेशन पे आ जाएगा, और अगले वाले भी 151 से 152 पे जंप कर जाएंगे, तो 152 है। ठीक है, ये इस तरह से चलेगा। CD2 साइटेशन पर डॉक्यूमेंट 9.8 है। SNIP 2.57 है, और उनका परसेंटाइल भी डिफाइन हुआ हुआ है कि ओवरऑल जो जर्नल्स इस कैटेगरी में थे उनमें ये कहाँ कहाँ
पूरे डाटा में किधर लाई करता है। तो 97 परसेंटाइल है ईएफटी में, 88 परसेंटाइल है इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस फैक्टर के अंदर, और इस तरह नीचे दिए हुए हैं। और जब राइट पे हम आते हैं तो इनकी मदद से इसने एक जेपीआई कैलकुलेट किया। जेपीआई इज जनरल प्रेस्टीज इंडेक्स, दैट इज 93 है। और इसके नीचे इसने मेडेलियंस मेंशन किए हुए हैं, और एक कैटेगरी दी हुई है डब्ल्यू कैटेगरीज, WXY कैटेगरीज जो है वो HEC देता है बेस्ड ऑन ऑल दीज पैरामीटर्स। इनकी कमेटीज बैठती हैं एंड देन दे डिसाइड कि ओके जी कौन से जर्नल को किस कैटेगरी में प्लेस करना है। W इज द टॉप मोस्ट कैटेगरी, इट इज सिमिलर टू क्वार्टाइल 1, बट क्वार्टाइल 2 जर्नल्स आर आल्सो पार्ट ऑफ W, क्योंकि इनका इंटरनल डिसीजन मेकिंग होती है। चारों क्वार्टाइल के आर्टिकल्स इनके सामने होते हैं, जर्नल्स इनके सामने होते हैं। दे डिसाइड बेस्ड ऑन देयर ओन पर्सनल एजेंडा ऑफ दैट मीटिंग के हमने किन किन जर्नल्स को किन बेसिस पे डिसाइड करना है, एंड देन दे गिव द रिस्पेक्टिव कैटेगरी। Most of the time, all quartile 1 journals would be in W category, all quartile 2 journals would be in X category, quartile through 3 would be in the Y, quartile 4 in the Y. But there may be a variation. हो सकता है क्वार्टाइल 4 का ये जर्नल W कैटेगरी में डाल दिया जाए बेस्ड ऑन दी डिसीजन मेकिंग जो ये करे, वो इनका अपना एक डिसीजन है। बट W कैटेगरी इज दी टॉप मोस्ट कैटेगरी। अच्छा, जो मिडिलियंस हैं ये शो करते हैं कि मिडिलियंस जो है वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम दी इसके मुख्तलिफ शेड्स हैं, यानी कैटेगरी के शेड्स हैं ये। इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी प्लैटिनम, इट गोज टू डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, क्ले, ऑनरेबल मेंशन एंड निल। ये शो करता है कि कितने चांसेस हैं कि ये जर्नल अगले साल भी W कैटेगरी में रहेगा। अगर यहाँ पे आपका W कैटेगरी है और नीचे मेडेलियन जो है वो क्ले है, तो देर आर चांसेस कि ये जर्नल नेक्स्ट टाइम W से जंप करके X में गिर जाएगा या X से Y में गिर सकता है। तो मेडेलियंस आर इनफैक्ट शोइंग द शेड्स ऑफ योर द स्ट्रेंथ ऑफ योर मेन कैटेगरी। टोटल जर्नल जो इस सीरीज में पब्लिश हो रहे हैं वो 1823 पब्लिश हो रहे हैं, और इसका अपनी पोजीशन 57 नंबर है एज पर देयर कैलकुलेशन। ये 57 नंबर पे है। तो 1823 जर्नल्स जो है वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन बनाई गई है, और उसके बाद उसको W कैटेगरी में रखा गया है, जो कि कंप्यूटर साइंस में इन्होंने रिकॉर्ड किए हैं। अगर मैं इसी जर्नल को डिसीजन साइंस के परस्पेक्टिव से देखूं तो ये वैल्यूज चेंज हो जाती है। अब इसका जेपीआई जो है वो 90 हो गया है, मेडेलियन गोल्ड हो गया है, और सब्जेक्ट एरिया पोजीशन भी चेंज हो गई है। थर्ड सब कैटेगरी में फिर चेंज हो गई है। नाउ बेस्ड अपॉन योर आर्टिकल कि आपने इसमें से किस डोमेन में पब्लिश किया है, आप वो पर्टिकुलर डोमेन जो है वो आपका आप अपने सीवी में मेंशन कर सकते हैं कि मैं इस कैटेगरी में हूं। तो दिस इज HJRS। कोई सवाल HJRS से रिलेटेड? सो इस तरह से हमने क्या चीजें कवर की। हमने कहा जी कि जर्नल्स के अंदर भी क्वालिटी मैट्रिक्स कैलकुलेट होते हैं, उनकी कुछ मुख्तलिफ हमारे डेफिनेशंस हैं, और कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हमें इंडिकेट करते हैं कि ये जर्नल अच्छा है या किस लेवल का है। हम उसको सर्च कर सकते हैं। हमने आज देखा स्कोपस को देखा, हमने आज वेब ऑफ साइंस को देखा, हमने आज HJRS को देखा। इनके अंदर कॉन्फ्रेंसेस पब्लिकेशंस भी काउंट होती हैं, इंडेक्स होती हैं। HJRS तो प्योरली जर्नल्स के ऊपर है, बट स्कोपस और वेब ऑफ साइंस पे आप कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स को भी सर्च कर सकते हैं, उनकी इंडेक्सेशन भी की जाती है। तो अब जो कॉन्फ्रेंस पेपर या जर्नल पेपर इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा होगा वो अच्छा होगा, जो नहीं कर रहा होगा वो अच्छा नहीं होगा। तो आपकी असाइनमेंट नंबर 2 का थर्ड टास्क क्या है कि आपने जो पेपर अब तक पढ़े हैं या पढ़ने हैं, अब आपने उनमें ये क्राइटेरिया फिट इन करने हैं कि क्या ये जो पेपर मैं पढ़ रहा हूँ ये जिस कॉन्फ्रेंस का है या जिस जर्नल का है, क्या वो इन सारे चीज़ों को पूरा करता है। से आपने एक आर्टिकल पढ़ा, आपने देखा जी इसका जर्नल जो है वो जिसका खुरम ने बताया वो जर्नल है जी नॉलेज बेस्ड सिस्टम। आपने जाके एक्सप्लोर किया जी कि वेब ऑफ साइंस में यस है, स्कोपस में यस है, इसकी कुछ इम्पैक्ट फैक्टर वैल्यू ये है, इसकी CD2 वैल्यू ये है, स्केच इंडेक्स ये है, इसका कैटेगरी ये है। तो अब वो सारा एक एक आपके पास एक चीज़ खुल गई कि ये आर्टिकल इस जर्नल में पब्लिश हुआ था और ये इस तरह का जर्नल है। तो इट मीन्स इस तरह से सेकंड आर्टिकल, थर्ड आर्टिकल, तो आप एक अपना
एक एक्सेल शीट बना सकते हैं, एक परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग कर सकते हैं अपने रिसर्च पेपर्स की पढ़ने के लिहाज से। और बाद में जब पब्लिश करने जाएं तो वहां पे भी ऐसा जर्नल सेलेक्ट करें, ऐसी कॉन्फ्रेंस सेलेक्ट करें जो कि इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करती हो, ताकि कल को जब कोई और लोग आपके काम को पढ़ें तो वो भी यही देख के पढ़ेंगे। तो अगर आपने ऐसी किसी जगह पब्लिश कर लिया, जिस तरह की कुछ कॉन्फ्रेंसेस हमने डिस्कस की थी, सेरप टाइप की, या जो किसी बैनर के टाइप नहीं होती, या लोकल कॉन्फ्रेंसेस ऐसी हैं जो कि कोई अपनी प्रोसीडिंग्स पब्लिश नहीं करती, तो वो कॉन्फ्रेंसेस में आप जब पब्लिश करेंगे तो अपने काम को ज़ाया करें, क्योंकि उनको बाद में कोई पढ़ने वाला नहीं होगा। जब पढ़ने वाला नहीं होगा तो आपको साइट्स नहीं मिलेंगे, जब आपको साइट्स नहीं मिलेंगे तो आपका अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड बिल्टअप नहीं होगा। ठीक है जी। सो आई होप enough information is shared related to the journal articles criteria। और कोई अगर इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ और पूछना चाहता है तो वो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, डाउट? जी। सर जो 2020 से पहले मैं किसी को मैनुअल लिस्ट पहले वो यही करते थे, बस एक खत निकालते थे कि जी जो इंडेक्स है ना जर्नल वेब ऑफ साइंस में, बस उनमें उनमें जिन्होंने पेपर पब्लिश किया वो उनकी पीएचडी एक्सेप्टेड है। अब उन्होंने चीजें थोड़ी स्ट्रीमलाइन कर दी। जो हमारे पास पेपर जो डाउट है जो एचआरएस पे नहीं आ रही है वो हम स्टूडेंट्स और वेब साइंस से उसको देख आप अपना एक डिसीजन कर सकते हो ना, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। पेपर नहीं होंगे कभी भी यहाँ पे, उनके जर्नल्स या उनकी कॉन्फ्रेंसेज होंगी ना, तो आप जाके देखें। और फिर डिसीजन मेकिंग इज विद यू, नाउ यू नो कि इसकी इंपॉर्टेंस है। आप फिर भी समझते हैं कि नहीं, ये मैं कहीं भी यस नहीं हो रहा, बट स्टिल आई वुड लाइक टू रीड इट, ये पेपर ठीक लग रहा है, तो फिर आप अपने सुपरवाइजर से कंसल्ट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। और कोई चीज? ऑल ऑफ यू हैव प्रेजेंटेड और गॉट योर टाइटल्स अप्रूव्ड। आपका सिर्फ रह गया है, और आपका भी हो गया है। आप लेट आए हैं बहुत। नहीं, आज तो लेट आए हैं ना। हाँ तो चले, कोई बात नहीं। लेक्चर देख लीजिएगा, लिंक कर लीजिएगा। आपका टाइटल अप्रूव हो गया है? ओके। ओके, चले, गुड। तो फरहान क्या कर रहा है? टक 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 लगा हुआ है काफी देर से। सर वो एक्सेल शीट बना रहा हूँ जिसकी मैं इम्पैक्ट फैक्टर और अच्छा, चलो जर्नल नेम ऑथर और कैटेगरी कौन सी होगी ठीक है। आप बाकियों से भी शेयर कर लीजिएगा ना, ताकि इनको आइडिया हो जाए। ठीक है। इसलिए लास्ट में मैंने इसी में बस मैंने फोकस और वो है हाँ, आप क्वालिटी मैट्रिक्स में, हाँ, अपने इस लिहाज से इसको हम क्वालिटी मैट्रिक्स कहते हैं इसमें। और आपने ऑलरेडी डाला हुआ था ना, अब और चीजें भी आपको पता चल गई हैं, उनमें से कुछ और एक्सप्लोर करके इसमें ऐड कर लें। अभी आप जिसको जितना पॉपुलेट कर सकते हो आपकी चॉइस है। ठीक है। सो अकॉर्डिंगली इस तरीके से आपने अपने रिसर्च पेपर्स की कैटेगराइजेशन करनी है, और फिर डिसीजन करना है कि इसको इनको पढ़ा जाए या मुझे इसको इसको कुछ और लिया जाए, खत्म करूँ को और देखूँ मैं ये ठीक नहीं है। ठीक है। मैंने आपको सर्च इंजन के बारे में पहले ही बता दिया था कि सर्च करें तो अप्रोप्रिएट सोर्स पर सर्च करें। सर्च करने, जब अच्छे जगहों से सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छे जर्नल्स के पेपर्स विजिबल होंगे। फर्दर वेरीफाई कर लें फ्रॉम दी सोर्सेज, एंड देन मेक योर होमवर्क। अभी ये कि अपने प्रेजेंटेशन को ही आप अपडेट कीजिए, उसमें टाइटल को रिफाइन करने की कोशिश करें, सुपरवाइजर को उसमें नाम डालें, पेपर्स उसके अंदर अब आप इंक्लूड करें और इम्प्रूव करें। पहले आपने 5 पेपर्स शॉर्टलिस्ट किए थे। बाय द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन जो मैं आपसे लूंगा, इट शुड बी अराउंड 10 रिसर्च पेपर्स ऑफ वेरीफाइबल सोर्सेज, जिनका ये क्वालिटी मैट्रिक्स आप सबने बनाना है। ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास के लिए असाइनमेंट मैंने आपको दी हुई है, उसमें मैंने आपको पहले एक काम क्या बताया? मैंने आपसे कहा कि जी प्रपोजल टेम्पलेट, फंडिंग प्रपोजल टेम्पलेट निकालेंगे और उसको आप देखेंगे कि क्या हुआ थीसिस में और उसमें क्या फर्क है। और क्या चीज बताइए नंबर 2? जेसीआर एक्सप्लोर करेंगे और उसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स को देखेंगे कि क्या क्या कैलकुलेट करके उसके अंदर डाला जाता है। और करेक्ट। अपने जो पेपर्स हैं इनके लिए आपने अपनी उसी प्रेजेंटेशन के अंदर एक स्लाइड ऐड करनी है और क्वालिटी मैट्रिक्स बनाना है अपने रिसर्च पेपर्स का, कि पहला पेपर है वो इस जर्नल में है, उस जर्नल की ये क्वालिटी है, दूसरा
ये है तीसरा, ये है, और इसको पॉपुलेट करना है अप टू 10 पेपर्स। उसमें कॉन्फ्रेंस पेपर्स भी हों, उसमें जर्नल पेपर्स भी हों, एंड रिलेटेड टू योर टॉपिक। ठीक है, और उसके अंदर कोशिश करनी है कि किसी एक पेपर को आप आइसोलेट करें कि ये मेरा बेस लाइन पेपर है, ये वो पेपर है जो कि क्लोजर टू माई वर्क है, ताकि उसको फिर आगे आप लेके चल सकें। दिस इज फॉर एवरीबडी। तो ये असाइनमेंट जो है वो अरशद साहब काइंडली इसी तरह से पॉइंट वाइज आप ग्रुप पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद वीडियोस नहीं देखते होंगे, बट जब वो आप लिख देंगे तो शायद फिर देख लें। बहरहाल ये कि ऑल दी लेक्चर्स आर अपलोडेड, स्टिल कोई किसी ने अगर अभी तक चीज़ें कवर नहीं की हैं ऑनलाइन और इन क्लास, तो काइंडली लेक्चर्स को देखें। दे आर फॉर योर बेनिफिट, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। देखेंगे तो आपको कुछ शायद नई चीज़ें पता चल जाएं जो पहले नहीं पता थी, तो उनका आपको एडवांटेज होगा। ठीक है जी, वी कीप इट टू दिस पॉइंट, हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, और आई होप देयर इज नो क्वेश्चन, तो आई कैन जस्ट कॉल इट द डे। वकास, कोई सवाल आपका है तो आप पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन वकास रजा? सर थैंक यू सर, नो क्वेश्चन सर। ठीक है वकास, आई जस्ट रिक्वेस्ट कि पिछले लेक्चर काइंडली देख लीजिए, उनको उनके नोट्स तो बना सर लीजिए। मैं बिल्कुल सर, ठीक है, एग्री और सर। आपके जो बाकी कुलीग्स हैं आपके साथ राइट लेफ्ट, उनको भी काइंडली ये बताएंगे, जरूर देखें, ताकि श्योर सर। अलग चीज़ों के साथ जो हम पढ़ रहे हैं। राइट सर, श्योर सर। चले, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम।